हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मित्रों, आपने संविधान का तीसरा भाग पूरा देखा और मैं उम्मीद करता हूं वह भाग आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मित्र, मूल अधिकार में कुछ सिद्धांत हैं जिसको मुझे समझना है। तो मूल अधिकार में जो कुछ सिद्धांत हैं, आइए संक्षेप में हम उसको भी देख लेते हैं। और ये सिद्धांत आपको समझना आवश्यक है कि इसका तात्पर्य क्या होता है। जी हाँ, फंडामेंटल राइट, हमारा टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट में, मूल अधिकार में सारे जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस सारे अनुच्छेदों पर मैंने चर्चा किया। अगर वहाँ से आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए मित्र, मूल अधिकार, जी हाँ, मूल अधिकार में 3 सिद्धांत आते हैं। अब इसको भी थोड़ा समझना आपके लिए ज़रूरी है। मूल अधिकार में 3 सिद्धांत आते हैं। मूल अधिकार में 3 सिद्धांत प्रमुख है। और आइए ये 3 सिद्धांत जो प्रमुख है, इस चीज़ को हम समझते हैं। ठीक है, तो एक सिद्धांत आता है पृथक करणीयता का सिद्धांत। पृथक करणीयता का सिद्धांत, पृथक करणीयता का सिद्धांत। और एक आता है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत। और एक आता है परित्याग का सिद्धांत। फंडामेंटल राइट से संबंधित है परित्याग का सिद्धांत। ठीक है मित्रों, सिद्धांत, ये तीनों चीज़ को आपको थोड़ा सा देख लेना है अपनी थोड़ी सी फंडामेंटल राइट पर समझ विकसित करने के लिए। पृथक करणीयता का सिद्धांत क्या है, फिर आच्छादन का सिद्धांत क्या है, फिर परित्याग का सिद्धांत क्या है, आइए हम समझते हैं। देखिए मित्र, पृथक करणीयता का सिद्धांत का संबंध और इसका संबंध, दोनों का संबंध जो है वह आपने इसके पहले पढ़ लिया था अनुच्छेद 13(1). जी हाँ, अनुच्छेद 13(1) में ये चीज़ें आपने पढ़ा था। 13(1) से रिलेटेड है पृथक करणीयता का सिद्धांत और 13(1) से रिलेटेड है आच्छादन का सिद्धांत। तो आइए अब हम समझते हैं कि पृथक करणीयता का सिद्धांत क्या कहता है। पृथक करणीयता का सिद्धांत ये कहता है मित्र कि संसद के द्वारा बनाया गया कोई ऐसी विधि या कोई ऐसा अधिनियम जो फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करता है, तो इस प्रकार के बने हुए कानून को शून्य घोषित किया जाएगा। आइए समझते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये कहा गया है कि संसद के द्वारा बनाया गया वह अधिनियम वहाँ तक शून्य घोषित हो जाता है या शून्य मान लिया जाता है, शून्य घोषित हो जाता है, जहाँ तक FR यानी कि मूल अधिकार को प्रभावित करता है। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि संसद द्वारा बनाया गया वह अधिनियम वहाँ तक शून्य घोषित किया जाता है जहाँ तक FR को प्रभावित करता है। इसका मतलब ये है कि संसद के द्वारा बनाई गई कोई विधि पूरी तरीके से शून्य घोषित नहीं की जाएगी, बल्कि उस विधि का वह भाग जो फंडामेंटल राइट को प्रभावित करता है उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। अगर पूरा प्रभावित करता है तो पूरा, अगर आंशिक करता है तो आंशिक भाग को ही क्या किया जाएगा, शून्य घोषित किया जाएगा, अर्थात अवैध करार कर दिया जाएगा।
ऐसा अनुच्छेद नंबर 13(1) कहता है पृथक्करणीयता के सिद्धांत के अनुसार। अब सवाल ये होता है कि इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, अगर आप ही से पूछा जाए क्या ये सही है क्या गलत है, क्या उस अधिनियम को पूरा समाप्त किया जाना चाहिए? तो नहीं। जैसे आप समझिए कि हमारे भारतीय समाज में सदियों से जाति व्यवस्था चली आ रही है, तो जाति व्यवस्था को क्या आज पूरा समाप्त किए जाने की आवश्यकता है? नहीं, बल्कि जाति व्यवस्था के वही विशेषताएं समाप्त करिए जो समाज के लिए क्या हो, नकारात्मक हो। नकारात्मक का मतलब कि जो समाज के विघटन करता हो, यानी कि जो बंधुत्व की भावना को कम करता हो। जाति व्यवस्था की सिर्फ वही विशेषताएं को आप समाप्त करिए। क्लियर? वही चीज यहां पे भी लागू हो जाता है। अगला एग्जाम्पल के माध्यम से आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके पूरे शरीर में कोई अंग विष जनित हो जाए, तो आप उस अंग को काटेंगे कि पूरे शरीर को नष्ट कर देंगे? क्योंकि उस अंग के द्वारा तो पूरा शरीर भी नष्ट हो सकता है। तो आप पूरे शरीर को नहीं नष्ट करेंगे, वही अंग नष्ट करेंगे जो विष जनित हो, जो विष जनित है, जो पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। पूरे शरीर को नष्ट किए जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, जिसको मैंने जाति व्यवस्था के माध्यम से और शरीर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ठीक वही चीज विधि और फंडामेंटल राइट के बीच रिलेशन है, जिसकी बात आर्टिकल नंबर 13(1) करता है। ठीक है, आइए आच्छादन का सिद्धांत समझ लेते हैं। आच्छादन का सिद्धांत जो है मित्र, ये जो बातें कहता है वो ये कहता है कि संविधान लागू होने से पूर्व, जी हाँ, संविधान लागू होने से पूर्व वह विधि स्वतः समाप्त हो जाती है, स्वतः समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है जो FR से असंगत हो। इसके लिए कोई अलग से विधि बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब कि बहुत सारे 1935 के अधिनियम के द्वारा बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आज भी हमारे देश में विधि के रूप में काम कर रहे हैं। तो जो आज मेरे देश में विधि के रूप में काम कर रहे हैं उनकी प्रासंगिकता तो बनी हुई है, लेकिन ऐसे स्थिति में किसी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट को मुझे बढ़ाना है और वो फंडामेंटल राइट आ जाता है, और फंडामेंटल राइट जो बनता है, अगर ऐसे स्थिति में संविधान लागू होने से पूर्व जो विधि है, तो जो मूल अधिकार का कानून बना है और जो संविधान लागू होने से पूर्व विधि है, अगर उन दोनों में किसी प्रकार के अवधारणा को लेकर टकराहट की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसे स्थिति में जो संविधान लागू से पूर्व विधि है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। उसके लिए संसद के द्वारा समाप्त करने के लिए या उसमें संविधान संशोधन करने के लिए किसी भी प्रकार का विधि नहीं बनाया जाता है। इसे कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत, इसे कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। ठीक है, जो संविधान के लागू होने से पूर्व के विधि के संदर्भ में फंडामेंटल राइट से जुड़ता है, और यह संविधान के लागू होने के बाद जब संसद के द्वारा विधि बनाई जाती है उससे टैली करता है। तो ये पृथक्करण और आच्छादन का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? एक है फंडामेंटल राइट में आता है परित्याग का सिद्धांत। देखिए मित्र, परित्याग के सिद्धांत को समझने के लिए पहले हम ये जानें फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है।
अमेरिका से लिया गया। तो भारत में भी फंडामेंटल राइट है और अमेरिका में भी फंडामेंटल राइट है, लेकिन भारत के नागरिक या व्यक्ति, भारत के नागरिक स्वतः FR को यानी फंडामेंटल राइट को नहीं समाप्त कर सकते हैं, नहीं समाप्त कर सकते हैं, नहीं समाप्त करते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि फंडामेंटल राइट जो हम भारतीय लोगों को प्रदान किया गया है और उसमें जो बातें कही गई हैं, अगर व्यक्ति अपने द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर? जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को समाप्त करना चाहता है, तो अपने द्वारा अगर वो समाप्त करना चाहे तो वो नहीं समाप्त कर सकता है, यानी कि आत्महत्या, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं है। हाँ, ये अधिकार अमेरिका के नागरिकों के हैं, अमेरिका के नागरिकों को है। तो ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में परित्याग का सिद्धांत लाया गया और इस परित्याग के सिद्धांत में यही बात कही गई कि न केवल भारत के राज्यों के द्वारा व्यक्ति के नागरिकों की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, बल्कि यहाँ के भारत के नागरिकों के अधिकार के लिए नागरिकों से भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कारण ये है कि भारत में बहुत ज़्यादा अशिक्षा है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, कोई तार्किक दृष्टिकोण भी उतना बहुत ज़्यादा नहीं है। आज भी हमारे देश में बहुत सारी जनसंख्या अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, तमाम चीज़ों से, अंधविश्वासों से ग्रसित है। इसलिए भारतीय नागरिकों को स्वेच्छा से नागरिकता समाप्त करने की बात नहीं की गई है। क्लियर? तो मैं समझता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो मूल अधिकार के 3 सिद्धांत हैं, हालांकि SSC पेट जैसे एग्जामों में यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो सिविल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये बातें थोड़ी सी समझना आवश्यक है। और SSC वाले भी बच्चे हैं जो पेट वाले, वो भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर पूछा नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता। जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है उससे ये लग रहा है कि प्रश्न पूछा ही जा सकता है। क्लियर मित्र? इसके बाद मूल अधिकार से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद 21 है और 21 के अंतर्गत व्यक्ति को क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है? और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो इसके लिए नेक्स्ट टाइम एक नया वीडियो लेकर हम आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।